तो हम लोग बात कर रहे थे एक्रोसोम की बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन स्पर्म की। तो हम लोग देखते हैं ह्यूमन स्पर्म का, यदि हम लोग सिंपल से डायग्राम को समझने की बात करें, हम लोग क्या देखेंगे कि जो ह्यूमन का स्पर्म है, उस ह्यूमन स्पर्म के अंदर में हम लोग देखते हैं उसका हेड पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है। मोस्टली 3 पार्ट हम लोग डिवाइड करके रखते हैं ह्यूमन के स्पर्म को। सिंपल से तरीके से समझना चाहें, जो गोल्गी बॉडीज होती है उसका रोल होता है हेड पार्ट के अंदर एक्रोसोम के फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्रोसोम का फॉर्मेशन किया जाता है, यहाँ पे इसमें न्यूक्लियस होता है हेड पार्ट के अंदर। मिडिल पार्ट की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर की बातें करता है, जहाँ से कई बार ये क्वेश्चन भी पूछता है, हम लोग उसकी भी बात कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो इसका हेड पार्ट रहेगा उसमें एक्रोसोम रहेगा, जिसके अंदर काफ़ी सारी प्रोटीन रहेगी, जहाँ पे हम लोग एंटी फर्टिलाइजिन की बात करेंगे, लाइसिन की बात करेंगे और हाई एल्यूरिनिडेज एंजाइम की बात करेंगे। ये कुछ प्रोटीन्स ये हम लोग देखते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिसके हेड पार्ट में रहेगी, जो उसको मदद करेगी कब, जब ये स्पर्म फीमेल के एग से मिल रहा होगा तब मदद करेगी। सॉरी, थोड़ा जुकाम खांसी की समस्या है। हम लोग आगे देखते हैं ह्यूमन स्पर्म का जो मिडिल पार्ट है, उस वैसे तो इसका नेक पार्ट भी बताया जाता है, लेकिन हम लोग नेक पार्ट की बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा कंबाइंड उसको मिडिल पार्ट में काउंटिंग कर लेंगे। तो इसमें एक सेंट्रियोल बनता है, वैसे प्रोक्सिमल डिस्टल 2 टाइप से सेंट्रियोल बताते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग एक ही नाम से बोल देते हैं। सेंट्रियोल बनता है, ये सेंट्रियोल मदद करेगा, हम लोग देखेंगे अभी जब हम लोग वो जेनेसिस देखेंगे तो देखेंगे वहाँ मदद करेगा सेंट्रियोल, हम लोग देखेंगे क्या रोल रहेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो मेल का स्पर्म का मिडल पार्ट है, इसमें एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा। जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे निबेन कर्ण, इसको हम लोग बोलेंगे निबेन कर्ण, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे मिडल पोर्शन एंड हो रहा होगा वहाँ पे भी एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राउंडिंग ब्लैक कलर का। इसके लिए हम लोग बात करते हैं रिंग सेंट्रियोल का, या इसका अदर नेम होता है जेनसन्स रिंग या एन्युलस रिंग। तो हमें ये वर्ड नाम याद रखना पड़ेगा, जेनसन रिंग जो होती है वो कहाँ बनती है, साथ में याद रखना पड़ेगा निबेन कर्ण किसका नाम है। तो बीच में इसके एक्साइल फिलामेंट होता है, ह्यूमन स्पर्म के मिडिल पार्ट में बीच में एक्साइल फिलामेंट होता है, इसके दोनों तरफ ये निबेन कर्ण यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसकी बात की गई थी। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे कभी कभार बात करेंगे मैनचेटी की। तो मैनचेटी क्या होती है, लिक्विड पार्ट होता है जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को कवरिंग किए हुए रहता है बहुत सारा, ठीक है, हम लोग इसकी बात कर देंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जो इसका टेल पार्ट होता है उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो 9+2 अरेंजमेंट होती है, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 9+2 में 9 क्या होता है, 2 क्या होता है, सिंगलेट डबलेट की स्टेज जो बनती है, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो कई बार हम लोग बोलते हैं हर बार जो स्पर्म को निकाला जाएगा कोटियस के द्वारा, ईच कोटियस के अंदर करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म को निकाला जाता है। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं वहाँ से कोई एक स्पर्म जा करके एग के साथ में फ्यूज हो पाता है। तो हम लोग इसको देख लेंगे वहाँ पे कि जब फर्टिलाइजेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कभी। तो ये था ह्यूमन का स्पर्म, जिसके लिए हम लोगों ने बात की कि ह्यूमन का स्पर्म कैसे काम करता है, क्यों ये ज़रूरी होता है, और हम लोगों ने इसके बारे में चीज़ें बताई। खासकर फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन की एंजाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को पता रहना चाहिए एंटी फर्टिलाइजन एंजाइम कहाँ बन है, साथ में लाइसिन एंजाइम कहाँ है, या हाई एल्यूरिनिडेज एंजाइम वो कहाँ है, इसकी भी बात करेंगे। ये तो था हमारा स्पर्म, जो ह्यूमन स्पर्म हम लोगों ने बनाया था स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, उसका थोड़ा सा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। साथ साथ में हम लोग यदि देखना चाहें कि जो हार्मोनल कंट्रोल है स्पर्म का, तो हम लोग देखेंगे जो हाइपोथैलेमस है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होगा, उसको रिलीज किया जाएगा। इसके द्वारा हम लोग जाकर के एंटेरियर पिट्यूटरी जो पार्ट है वहाँ से 2 हार्मोन, लुटिनेजिंग हार्मोन और फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया जाएगा। और ये फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सर्टोली सेल से काम करता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सर्टोली सेल जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का जो हम लोग उसका सेक्शन कटिंग का बनाते हैं, तो उसी के अंदर जो एक अलग से स्ट्रक्चर दिखता है वो सर्टोली सेल्स का होता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और वो क्या करते हैं, वो सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेगी, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म के फॉर्मेशन में मदद करेगी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, लाइट आ चुकी है, फिर हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो ये LH जो हार्मोन है जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है, ये LH हार्मोन क्या करेगा, ये LH हार्मोन जो लीडिंग सेल्स होती है, ये लीडिंग सेल कौन सी होती है, लीडिंग सेल्स होती है कि जैसे कई सारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं तो उनके बीच की जो सेल अरेंज रहती है, इसलिए हम लोग इसको इंटरस्टाइनल सेल भी बोलते हैं।
वो जो होती है वो हमारे लेडी सेल होती है, जो एक हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं वैसे बेसिकली इसको हम लोग, लेकिन उसके लिए हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यूज करते हैं वर्ड का। तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके लिए यूज किया जाएगा, जो कि मेल के जो सेक्सुअल जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको एक्सप्रेस करेगा। ये कंप्लीट पोर्शन था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसमें हम लोगों ने स्पर्म को बहुत सिंपल आसान तरीके से हम लोगों ने इसको बताने की कोशिश की। आइए अब हम लोग बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, उसमें भी खास करके oogenesis की। तो हम लोग देखेंगे जो oogenesis है उसमें हम लोग बताएंगे कि जो लगता है लाइट वापस चली गई है, oogenesis है उसमें हम लोग बताते हैं कि जब 20 सप्ताह 20 वीक्स की जो बच्ची होगी, 20 वीक्स की जो बच्ची होगी जो माँ के पेट में है, उसमें करीब हम लोग बोलते हैं 6 से 7 मिलियन के आसपास में उसमें ओवोगोनिया रहता है। जैसे ही वो जन्म लेती है बच्ची, उसके पास में से संख्या घट करके 2 मिलियन के आसपास में बच जाती है। और जैसे ही प्यूबर्टी पे आती है, यानी करीब करीब 12 ईयर्स या 14 ईयर्स यानी 12 से 14 साल की एज में आती है, उस समय इसकी एज घट करके उसकी संख्या घट कर, सॉरी एज तो क्या घटेगी, संख्या घट करके 60,000 से 80,000 के आसपास में हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे oogonia जो होता है, एक पॉइंट हमें और यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि कोई भी और oogonia नहीं बनता है जन्म के बाद में, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं जो ओगोनियम है इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी दिखा था। स्पर्मेटोगोनियम था जिसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ था, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। इसी प्रकार से यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजेज है। चेंजेस क्या है, जैसे ही प्राइमरी oocyte बनता है, डायरेक्ट म्यूसिस फर्स्ट जब स्टार्ट होती है तो वो जाके अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होते ही जब ये कंप्लीट होती है तो कंप्लीट होने पर सेकेंडरी oocyte बनता है एक तरफ, और एक तरफ एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम होता है पोलार बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलार बॉडी। ठीक है, जैसे ही ये सेकेंडरी oocyte बनता है, ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, आगे जाता है और म्यूसिस सेकेंड इसमें स्टार्ट हो जाती है, जो कि अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज सेकेंड में। अब यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जैसे ये म्यूसिस सेकेंड में अरेस्ट होती है, तो म्यूसिस सेकेंड में अरेस्ट होने के बाद हम लोग देखते हैं क्यों अरेस्ट होती है, तो पता चलता है कि इसके पास में सेंट्रियोल नहीं है। तो सेंट्रियोल नहीं है जिस वजह से ये क्या कर पा रहा है, आगे जाकर के डिवाइड नहीं हो पा रही, डिवीजन नहीं कर पा रही। तो ये इंतजार करती है कब का, तब तक स्पर्म आए और स्पर्म का जो मिडिल पार्ट था जहाँ पे हमने बताया था कि सेंट्रियोल है, वो सेंट्रियोल इसको दिया जाएगा, इसमें सेल डिवीजन आराम से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और म्यूसिस सेकेंड कंप्लीट होगी और उसके बाद में ओवम बन जाएगा, ओवम से मैच्योर एग बन जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। प्राइमरी पोलर बॉडी बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। ये कुछ बातें हम लोगों ने बताई, सिर्फ हमें 2 ही बातें याद रखनी है कि प्राइमरी oocyte के बाद में सेकेंडरी oocyte के बीच में अरेस्ट कहाँ होती है, हम लोग बताएंगे प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होती है। सेकेंडरी oocyte के बाद में अरेस्ट कहाँ होती है, हम लोग बताते हैं मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट होती है। ये चीज़ें कुछ ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस में कहीं नहीं था, वहाँ सीधे सपाट काम चल रहा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं यहाँ से कुछ इसको डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश की गई, तो पता चला ये oogoनियम है जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी बोला जाता है। ये काफ़ी सारा डिवाइड होता गया तो प्रीमोर्डियल सेल बनती है जिसके चारों ओर ग्रेनुलोसा सेल्स जो होगी उसका एक कवरिंग बनती है। इसके बीच में प्राइमरी oocyte रहता है, इसकी बात चल रही है। प्राइमरी oocyte बनता है। ये प्राइमरी oocyte फिर जैसे ही हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी आती है, जहाँ पे LH और FSH हार्मोन का थोड़ा सा सिक्रेशन होने लगता है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करती है। प्रीमोडियल सेल प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। जैसे कि हमें ओवेरी का डायग्राम भी याद रहेगा कि प्राइमरी फॉलिकल कहाँ बना था, तो प्राइमरी फॉलिकल बनाती है। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल के लिए इसके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम, कैविटी बन जाती है। इसके चारों ओर जो अब ग्रेनुलोसा सेल्स का जो लेयरिंग थी, कवरिंग थी, वो थिका लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में भी प्राइमरी oocyte है, जैसे ही वो कन्वर्ट होती है टर्सरी फॉलिकल में, तो उस बार अब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वहाँ बन जाता है सेकेंडरी oocyte। यानी बात किसकी कर रहा है, वो म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने लिख दिया कि जैसे ही सेकेंडरी oocyte बन गया, इसका मतलब है कि म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, और वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, आउटर कवरिंग बना लेते हैं इसकी। ठीक है, जैसे ही म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में जो मैच्योर फॉलिकल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, वो बनती है। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में सेकेंडरी oocyte रहेगा, जिसके चारों ओर अलग अलग स्ट्रक्चर, जिसको जोना पेलिसिडा बोलते हैं, ये रहेगा। अब इसको बाहर निकाला जाएगा, इससे सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इसी से तो ओवम बनाना है। लेकिन इससे ओवम बनेगा कब, इससे ओवम तब बनेगा जब वहाँ पे स्पर्म का क्या आएगा, वहाँ पे हमारा सेंट्रियोल आएगा। यानी सिंपल सा उदाहरण से समझें, मान लो किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, दुल्हन अपने घर पे है
और दुल्हन है, उसका परिवार है, वो उसको सबको उसको बैठा रहेगा उसको लेकर के। अब जब तक दूल्हा आएगा नहीं घोड़ी पे, दुल्हन को लेके कौन जाएगा, सवाल ये है। तो वहाँ पे जब तक दूल्हा आएगा नहीं तो दुल्हन जाएगी किसके साथ में, दुल्हन वहीं बैठी रहेगी जब तक दूल्हा आएगा नहीं। तो इसका मतलब ये कंडीशन यहीं पे रहेगी जब तक कि दूल्हा नहीं आए और इसको लेके नहीं जाए, तब तक लेके जाएगा तब शादी कंप्लीट मानी जाएगी। तो ऐसा ही होता है, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए और स्पर्म ना आ जाए, और स्पर्म आ जाएगा, स्पर्म अपना मिडिल पोर्शन का सेंट्रियोल इसको देगा, सेकेंडरी उस साइड को, सेकेंडरी उस साइड में जो डिवीजन रुका हुआ था कहाँ पे, मेटाफेज सेकेंड पे जो रुका हुआ था उस सेंट्रियोल को लेगा, उसको कंप्लीट करेगा और आगे जाके ओवम का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे एक बात हमें और हाईलाइट याद रखनी चाहिए, जो हम लोगों ने बताया कि